आज हम ब्लेंडर में अमेजिंग VFX शॉट को क्रिएट करने वाले हैं। अगर आपको ब्लेंडर का इंटरफेस बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है और समटाइम आपको बड़ा हैक्टिक होता है ब्लेंडर को यूज़ करना और आप सोच रहे हो कि आप ब्लेंडर नहीं चला सकते हो, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर जितने भी एसेट्स फाइल और प्रोजेक्ट फाइल मैंने यूज़ करे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। उसे डाउनलोड कीजिए और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे और रियल इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, तो प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करना। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो डेफिनेटली मैंने इस वीडियो को चैप्टर बाय चैप्टर कन्वर्ट कर दिया है और उसका टाइम स्टैम्प कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी सेक्शन आपको आता है, कोई टॉपिक आपको आता है, तो डेफिनेटली यू कैन स्किप दैट टॉपिक। और आप किसी भी टॉपिक पे जाना चाहते हो तो आपको टाइम स्टैम्प कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इजी लर्निंग और टाइम भी बच जाएगा आपका। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लेंडर का बेसिक स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर स्टार्ट करते समय आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। सिंपली आपको जनरल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर मिलेगा एक कैमरा, क्यूब और लाइट। डेफिनेटली आप यहाँ पर इस ऑप्शन से इसे सिलेक्ट कर सकते हो वन बाय वन। हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है। जस्ट हम कैमरे को सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं और इस लाइट बल्ब को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम डिलीट प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी होगी। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे एडिट मोड पे, प्रेफरेंस पे एंड डेफिनेटली आपको जाना है एड-ऑन्स पे। सबसे पहले यहाँ पे हम नोड रेंगुलर को ऑन करते हैं। सिंपली आप यहाँ पे नोड रेंगुलर सर्च करेंगे और आपको यहाँ पे टिक कर देना है। एंड उसके बाद हम चलते हैं इनपुट्स के अंदर। इनपुट में जाने के बाद आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है। आपको सिर्फ दो सेटिंग करनी है। आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता देता हूँ। तो स्क्रॉल व्हील से आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इस तरीके से हम इस 3D व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपने यहाँ पर प्रेफरेंस में जाकर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखा है, डेफिनेटली आप जब यहाँ पे अल्ट शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक प्रेस करोगे तो इस तरीके से आप इसे पैन कर सकते हो और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पैन मूवमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे ऑर्बिट करेंगे। ऑर्बिट करने के लिए आप यहाँ पे आपको अल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करना है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मूव टूल लेता हूँ और आपको यहाँ पे मजीद गिस्मो मिलेगा। जस्ट मैं इसको एक्स में इस तरीके से मूव कर सकता हूँ, वाई में मूव कर सकता हूँ, जेड में मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिसेलेक्ट करके एंड अब मैं अल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करके हवर करूँगा या फिर रोटेट करता हूँ, कुछ इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है। बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग रोटेट हो। दैट्स वाई हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ से हम इसको नेविगेशन में जाकर ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये रोटेट होगा। अदरवाइज हम यहाँ पे डिसेलेक्ट करके रोटेट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है। जस्ट मैं इसको थोड़ा सा और दूर कर देता हूँ। अब देखते हैं, जस्ट डिसेलेक्ट करने के बाद ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रोटेट हो तो सिंपली मैं यहाँ पर तरीके से इसे सेलेक्ट करके रोटेट करता हूँ। ये मूवमेंट मैं फ्रिक्वेंटली करता हूँ। अगर आपके क्यूब को मूव करना है तो सबसे पहले हम क्यूब को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम हवर कर सकते हैं एक्स, जेड एंड वाई। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे एक्स में रोटेट करना है तो कुछ इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। Z में रोटेट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। X में स्केल करना है तो इधर से कर सकते हो। Y एंड Z में अगर आपको करना है तो इससे कर सकते हो। अदरवाइज आपका इसका भी यूज़ करके आप इसे कर सकते हो। सिंपली मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ पे हमें मूव टूल मिलेगा सबसे पहले और मूव टूल से हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरीके से हम रोटेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे X में रोटेट कर सकते हो, Y में रोटेट कर सकते हो एंड सिंपली यहाँ पर हम स्केल भी कर सकते हैं इस तरीके से। और रेड को क्लिक करोगे तो रेड एक्सेस में ये एक्स स्केल होगा और ग्रीन को करोगे तो वाई एक्सेस में स्केल होगा, ब्लू को करोगे तो जेड एक्सेस में स्केल होगा। इस तरीके से स्केल कर सकते हो। बट जब आप वाइट को करोगे तो ये यूनिवर्सल स्केल होगा। आप सबसे पहले क्या करना, इस मूवमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हम पैनल को समझ लेते हैं। आपको जो बिग पैनल दिख रहा है, इसको अगर आपका नाम नहीं पता है, सिर्फ आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे आपको पता चलेगा ये 3D व्यू पोर्ट है। नीचे आपको टाइमलाइन मिल रही है। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको पता चलेगा ये टाइमलाइन है। टाइमलाइन में कुछ आपको यहाँ पे टाइमलाइन में जैसे क्लिक करोगे तो टाइमलाइन
लाइन चलने लगेगी और ये जितनी भी है ये हमारी फ्रेम से हम इसी को रेंडर करेंगे। सो इसके बाद हम चलते हैं आउटलाइनर पे। आप देख सकते हो ये आउटलाइनर है। आउटलाइनर बेसिकली क्या होता है, आपके 3D सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैशेस होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये एज ए लिस्ट आपको शो हो जाएंगे, तो आपको यहाँ से मैनेज करने में आसानी रहेगी। उसके बाद आपको मिलती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलेगी, इन्हें हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इस VFX को करने के लिए हमें फुटेज को ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैकिंग के लिए हम आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करेंगे। सो हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट पे। सो आफ्टर इफेक्ट में आपको कुछ इस तरीके की विंडो दिखेगी। इस एरिया में डबल क्लिक करके हम हमारी फुटेज को इंपोर्ट करते हैं एंड इस फुटेज को हम सिंपली यहाँ पे ड्रैग इन ड्रॉप करते हैं। आप यहाँ से इसे फिट कर सकते हो और इसका यहाँ पे आप फुल रेजोल्यूशन रख सकते हो। अगर आपका पीसी बहुत स्लो है, जस्ट आप इसे हाफ कर दीजिए एंड उसके बाद इस फुटेज को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर चलते हैं इफेक्ट एंड प्रीसेट में। सो अगर आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट नहीं मिलता है तो आप विंडो में जाना एंड विंडो में जाके आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करना, आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट मिल जाएगा। जस्ट हम यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाकर यहाँ पे हम सर्च करते हैं 3D कैमरा एंड इस 3D कैमरा को हम सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं एडवांस डिटेल एनालिसिस। इट विल टेक सम टाइम एंड ये कंप्लीटली हमारी फुटेज को ट्रैक कर लेगा। सो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर पूरा ट्रैकिंग मिल जाएगा। सो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं एंड जस्ट इसको सिलेक्ट करते हैं। सो आपको यहाँ पर एक मिलेगा टारगेट और आप जस्ट सिलेक्ट करके ही करना। अगर आप इस तरीके से हवर करके करते हैं तो आप मिसमैच कर जाओगे। चाहो तो आप टारगेट के साइज को यहाँ से बड़ा कर सकते हो। जैसे मैंने इन 3 पॉइंट को सिलेक्ट करा है, यहाँ पे मैं करता हूँ राइट क्लिक और आपको जाना है सेट ग्राउंड प्लेन एंड ओरिजिन। इससे आप ग्राउंड के आपके 3D सीन के अंदर एक ओरिजिन क्रिएट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको एक बार और राइट क्लिक करना है और आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट प्लेन और कैमरा। इससे आपके सीन के अंदर एक कैमरा क्रिएट हो जाएगा। इससे हमें एक कैमरा और एक सॉलिड मिला है। हम थोड़ा सा जूम करते हैं, पेज दबा के मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर आता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर काम करना है। सो जस्ट हम यहाँ पर भी कुछ ट्रैक पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक एंड क्रिएट सॉलिड। जस्ट ये सॉलिड अभी हमारा इतना प्रॉपरली असाइन नहीं हुआ है तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं और यही चीज आप यहाँ पर भी कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे R प्रेस करोगे, जस्ट इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके बड़ा कर देता हूँ। सिंपली हम इसको हल्का सा रोटेट कर देते हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली तो हम इफेक्ट एंड प्रीसेट में अगेन चलते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं ग्रिड। ग्रिड बेसिकली क्या करता है, हमें थोड़ा सा आसानी हो जाती है अलाइन करने के लिए। जस्ट हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ग्रिड का कलर यहाँ से हम ब्लैक कर लेते हैं, बॉर्डर थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। जस्ट इस ग्रिड को हम थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे हम जस्ट इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसे रफली मैच कर लिया है। इसे हम यहाँ से डिलीट करते हैं। मेरा यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का हमारा सीन दिख रहा है। सो जो ये ट्रैकिंग डेटा है, ये कैमरा और सॉलिड, इसे हमें ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। आप इस लिंक को डाउनलोड करना और उसके बाद आपको जाना है फाइल्स एंड फाइल्स के बाद आपको मिलेगा स्क्रिप्ट और आप यहाँ पे कर सकते हैं इंस्टॉल स्क्रिप्ट। एंड जैसे आप इंस्टॉल स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो आपको उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करा है एंड जस्ट सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको अगेन जाना है फाइल्स में, स्क्रिप्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर एक्सपोर्ट कंपोजिशन डेटा। जैसे अगर ये आपको नहीं दिखता है तो एक बार आपकी आफ्टर इफेक्ट को बंद करके फिर से चालू कर लेना, ये आपको दिखने लगेगा। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट टू ब्लेंडर ट्रैकिंग डेटा कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं आपको सीखना है तो ये डेडिकेटेड वीडियो है, आप इसे जाके जरूर चेक करना। मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट के ट्रैकिंग डेटा को ब्लेंडर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताया है। चलिए हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। जस्ट मैं इन तीनों चीजों को सिलेक्ट करता हूँ एंड हम चलते हैं फाइल्स में, स्क्रिप्ट में एंड आपको मिलेगा एक्सपोर्ट टू कंपोजिशन डेटा। सो जस्ट यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये विंडो ओपन होगी एंड सिंपली मैं यहाँ पर मैं इस नाम से इसे सेव कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कर दो एक्सपोर्ट। अब आप अपने ट्रैफिक को बंद कर सकते हो। हम यहाँ पर ब्लेंडर में आ चुके हैं। जस्ट हम यहाँ पर चलते हैं फाइल्स, इंपोर्ट और इंपोर्ट के बाद आपको मिलता है आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन डेटा कन्वर्टेड टू जेसन। अब इस चीज को आपको डाउनलोड करने के लिए अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बट इंस्टॉल कैसे करना है, आपको सिंपली आपको जाना है एडिट में, प्रेफरेंस में जाना है और आपको जाना है एड ऑन्स में और यहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क करना है और आपको यहाँ पे मिलेगी जिप फाइल। उस जिप फाइल को आपको यहाँ
यहाँ पे जस्ट सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कंपोजिशन डेटा, आपको ये मिलेगा इंपोर्ट आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। जस्ट यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है इंस्टॉल करने के बाद एंड ये आपके ब्लेंडर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। एंड नाउ हम यहाँ पे चलते हैं फाइल्स के अंदर, इंपोर्ट, और यहाँ पे मिलेगा आपको आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन डेटा। जस्ट यहाँ पे हमको क्लिक करना है एंड हम उस फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे हमने इसे करके रखा है। आफ्टर इफेक्ट में जो ट्रैकिंग डेटा को एक्सपोर्ट किया था वो इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हुआ है। जस्ट इसे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे हमको क्लिक करना है क्रिएट न्यू कलेक्शन। तो जितना भी डेटा यहाँ पे एक्सपोर्ट होगा वो एक कलेक्शन में एक्सपोर्ट हो जाएगा। जस्ट उसको हम यहाँ पर कर देते हैं एक्सपोर्ट। और अगर आपको जूम करने के बाद कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे एंड प्रेस करना है, आपको जाना है व्यू के अंदर और आपको ये मिलेगा एंड। इसमें हमें सिंपली क्या करना है, इसमें थोड़ा सा 0 ऐड कर देना है सो दैट ज्यादा डिस्टेंस हो जाए और जस्ट एंटर प्रेस करना है तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिखने लगेगा। अगेन हम यहाँ पे एंड प्रेस करेंगे और इसे हाइड कर लेंगे। जस्ट यू कैन सी हमारे जो आउटलाइनर है यहाँ पर हमें जस्ट इसको हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें यहाँ पे कैमरा मिलेगा। इस कैमरे को हम जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कैमरा आइकॉन मिल चुका है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एस प्रेस करके इसे स्केल कर लेता हूँ सो हमें कैमरा दिखने लगे। एंड उसके बाद हम चलते हैं बैकग्राउंड इमेजेस पे। जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, इसे एक्सपांड करते हैं। हमारे पास इमेज नहीं है, हमारे पास मूवी क्लिप है, फुटेज है और उस फुटेज को हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 0 प्रेस करके कैमरा व्यू में चलता हूँ नंबर पेड से एंड यहाँ पे मूवी क्लिप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम हमारी फुटेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके पासेस को बढ़ा देते हैं। तो जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो इसकी ऑपेसिटी बहुत हाई हो जाएगी और आपको सब कुछ क्लियर दिखने लगेगा। और जो इस का डिस्टॉर्शन हो रहा है उसे हमें रोकने के लिए क्या करना है, ये बेसिकली क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो रील फॉर्मेट में है और ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो चुका है। सो जस्ट हम यहाँ पे जाते हैं आउटपुट के अंदर और हमें कुछ नहीं करना है, हमें 90-20 कॉपी कर लेना है। यहाँ पे लिखना है 1080 एंड जस्ट यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं 90-20 एंड ये हमारा काम हो गया है। सो यहाँ से हम इसे प्ले करके देखते हैं। आप देखोगे कि हमारा जो ग्राउंड प्लेन है और जो ये है ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्टिक नहीं हुआ है। सो जस्ट मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ सो आपको क्लियर दिखे एंड आप देखोगे कहीं ना कहीं ये पे ट्रैकिंग हमारी हिल रही है। उसका क्या रीजन है, बेसिकली जो हमारा आफ्टर इफेक्ट है वो फ्रेम नंबर 0 से स्टार्ट होता है और जो हमारा ब्लेंडर है फ्रेम नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, हमें यहाँ पे मिलेगा 3D टेकर, इसको जस्ट क्लिक करना है। आपको यहाँ पर बहुत सारे की फ्रेम्स दिखेंगे। जस्ट हम इन की फ्रेम को सिलेक्ट करके इसे 1 पे शिफ्ट कर देंगे। जैसे हम इसे 1 पे शिफ्ट करेंगे हमारा यहाँ पे ट्रैक सॉलिड बहुत प्रॉपर तरीके से स्टिक हो चुका है। दैट मीन्स हमारी ट्रैकिंग यहाँ पे अच्छी हुई है। अब यहाँ पे हमारी कोई भी ट्रैकिंग स्लिप नहीं कर रही है। हम 0 प्रेस करके हम कैमरा व्यू से बाहर चलते हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो ये प्लेन है जो कि एम्प्टी के साथ अटैच है। ये छोटा सा एम्प्टी है जो आपको दिखेगा भी नहीं। जस्ट मैं इसे जूम करता हूँ, ये रहा। सो ये प्लेन, ये रहा प्लेन और ये रहा एम्प्टी। इस प्लेन को इस एम्प्टी से हमें अलग करना है। सो हम इसे कैसे अलग करेंगे, जस्ट मैं प्लेन और एम्प्टी सभी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ Alt P से ये क्लियर पेरेंट कर देगा और यहाँ पे हमें करना है क्लियर पेरेंट एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट ये अलग हो चुका है। जस्ट एम्प्टी को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा एंड डिलीट प्रेस कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर इन दोनों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम प्रेस करते हैं Alt एंड P। जस्ट यहाँ पे हमको करना है क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एम्प्टी हमें थोड़ा डिस्ट्रक्शन पैदा ना करे। जस्ट एम्प्टी को यहाँ पे सिलेक्ट करो, ये रहा एम्प्टी एंड जस्ट प्रेस डिलीट। यहाँ पर भी हमारे पास एम्प्टी है। जैसे मैंने ये एम्प्टी को सिलेक्ट करा है आपको यहाँ पे एम्प्टी का वैल्यू मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको क्लिक करना है और मैं इस एम्प्टी को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट वी कैन सी द क्लियरली। सो नाउ अब देखो हमें क्या करना है, इस वाले प्लेन के ऊपर काम करना है क्योंकि जब हम 0 प्रेस करते हैं तो सारा काम हमारा इस पर होगा। और अगर आप देखोगे तो ये हमारे वर्ल्ड ओरिजिन पे परफेक्टली अलाइन नहीं है, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं सो वो वर्ल्ड ओरिजिन पे आता है। एस प्रेस करके मैं स्केल करता हूँ एंड इसको हमें यहाँ पर मैच करने में बहुत दिक्कत आएगी। ये हमें थोड़ा सा हर टाइम प्रॉब्लम देगा। जैसे मैं इसे चाहूँ तो यहाँ पे इसे मैच करने की कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ से रोटेट टूल लेके इसे रोटेट कर सकता हूँ एंड यहाँ से मैं इसे
लोकल लेके जस्ट लोकल पे शिफ्ट कर सकते हो। ये मैं एक बार तो कर लूँगा, बट हमें मुझे बार बार चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई करना है। मान लो मैंने इसे एक बार मैच भी कर दिया, बट ये प्रॉपरली मैच तो हो चुका है, बट हमें हर बार कोई ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करेंगे, सो हर ऑब्जेक्ट को हमें इसी तरीके से बार बार रोटेट करके मैच करना पड़ेगा। रादर देन हम सारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करें अकॉर्डिंग टू दिस प्लेन, एक काम करते हैं, हम इस प्लेन को ही वर्ल्ड ओरिजिन पे ला कर इसे ओरिएंट कर लेते हैं। सो इससे क्या होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो सिंपली इसके अकॉर्डिंग ही आ जाएंगे। सो हम क्या करते हैं, जस्ट यहाँ पर हमें आपको एक एम्प्टी मिलेगा। पहले मैंने एम्प्टी को सिलेक्ट करा, उसके बाद इस प्लेन को सिलेक्ट करा, एंड उसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ आखिरी में सबसे लास्ट में शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कंट्रोल P, यहाँ पर मुझे मिलेगा कीप ट्रांसफॉर्मेशन। जस्ट मैं इसे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं ना इसका ओरिजिन को चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये ओरिजिन साइड से है। तो इस प्लेन को सिलेक्ट करके हम चलते हैं यहाँ पे सेट ओरिजिन, और उसके बाद हम चलते हैं ओरिजिन टू ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के बीच में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं नंबर पैड पे 1 दबा रहा हूँ। सो अभी हम आ गए हैं फ्रंट व्यू में। सो मैं इसे रोटेट टूल लेता हूँ और रोटेट करता हूँ फ्रंट व्यू में, जस्ट इस तरीके से। तो जब भी मैं इसको छेड़ रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा कैमरा और ये हमारा ग्राउंड प्लेन ये ऑटोमेटिक इसके साथ मूव कर रहा है। सो हम यही चाह रहे थे। सो हमने इसे पेरेंट बना दिया और ये 2 चाइल्ड बन गए हैं। तो जब भी हम पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली इसके साथ मूव करता है। जस्ट हम यहाँ पे चलते हैं, जस्ट मैं इसे Z में थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। अब देखो ये दिख नहीं रहा है, एट दिस मीन्स कि Z में ये परफेक्टली अलाइन हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं टॉप में, और टॉप में भी इसको परफेक्टली अलाइन कर देते हैं। जस्ट मैंने इसको सिलेक्ट करा, इस तरीके से ये टॉप में प्रॉपरली आ चुका है। इसके बाद हम इसे फ्रंट से मैच कर चुके हैं, हम इसे साइड से देख लेते हैं। एंड साइड से अब इसे हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब क्या हो गया है, जैसे मैं अल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करूंगा तो ये प्रॉपरली आ जाएगा। अगेन हम टॉप व्यू पे चलते हैं एंड थोड़ा सा और मैच कर लेते हैं इसे। सो आप देख सकते हो जो हमारा प्लेन है, जो एक्चुअल प्लेन है, ये कहाँ पर आ चुका है, ये वर्ल्ड पे आ चुका है। और चूंकि ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, सो जब भी हम पेरेंट को मूव करते हैं तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली मूव होता है। कैमरा व्यू में आ चुके हैं। कैमरा व्यू में आने के बाद आपको सबसे पहले आना है यहाँ से ऑब्जेक्ट से एडिट मोड में। अभी हमें ऑब्जेक्ट मोड में, हम चलते एडिट मोड में, और एडिट मोड में आपको मिलेगा सबसे पहले वर्टेक्स। सो वर्टेक्स क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा जूम कर दूं तो ये जो पॉइंट्स है, जो ब्लैक डॉट्स है, इन्हें हम वर्टेक्स बोलते हैं। एंड उसके बाद हमें मिलती एज, तो ये जो लाइन्स है इन्हें हम एजेस बोलते हैं। और उसके बाद हमें मिलता है फेस, तो ये एक सिंगल हम क्लिक करते हैं, ये पूरा फेस है। सो सबसे पहले मैं एज मोड पे जाता हूँ और यहाँ से मूव टूल लेता हूँ, और एज मोड से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम एक्सरे मोड में चलते हैं, सो दैट हमें यहाँ से पीछे का भी दिखने लगे। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रफली बिल्डिंग को मैच कर लेते हैं। तो मैंने एज मोड में जाकर जस्ट मैंने यहाँ पर लोकल में हूँ, अभी यहाँ पे मैं ग्लोबल में नहीं हूँ, मैं लोकल पे हूँ। एंड जस्ट मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड उसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पे मैच कर लेते हैं। जितना प्रिसाइजली आप मैच करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जस्ट साइड में भी सिलेक्ट करके इसे मैच कर लेते हैं एंड जस्ट नीचे भी हम इसे इतना मैच कर लेते हैं। हम वर्टेक्स मोड में चलते हैं, वर्टेक्स को सिंपली हम यहाँ पर डाउन कर लेते हैं एंड जस्ट हम यहाँ पर भी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। आसानी से हम यहाँ पर मैच कर लेंगे इसे। हम बॉटम में चलते हैं एंड बॉटम में भी हम इसे आसानी से मैच कर लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सो अभी आप देखोगे जैसे ही हम यहाँ पे एक्सरे व्यू से बाहर जाते हैं ये परफेक्टली असाइन हो गया। सो इतना होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम चलेंगे फेस मोड पे। इसके बाद यहाँ पे जो स्टेप है उसे थोड़ा ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं फेस सिलेक्ट मोड पे हूँ, इस फेस को जस्ट मैंने सिलेक्ट करा। यहाँ पे मैंने ई को एक बार प्रेस करा और जस्ट मैं कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ई को मैंने प्रेस करा है और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ राइट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फेस बन गए एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एस प्रेस कर रहा हूँ, इसे स्केल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो फेस हमारा सिलेक्टेड है उसको मैं सिलेक्ट रहने देता हूँ, यहाँ पे डिलीट प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इस फेस को यहाँ पे से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इस फेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और अगेन ई प्रेस करता हूँ और पीछे की तरफ ले जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद जस्ट मैं शिफ्ट के साथ इन सारे फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं राइट क्लिक। फिर हम चलते हैं सेपरेट और सेपरेट बाय सिलेक्शन।
कलेक्शन। इस तरीके से 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ से एडिट मोड से मैं चलता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। अभी हम क्या करते हैं, कैमरा व्यू से बाहर चलते हैं। मुझे ये जो एम्प्टी है, कैमरे के साथ जो एम्प्टी है, जो ये इस तरीके से दिख रहा है, इस एम्प्टी को मैंने सिलेक्ट करा। शिफ्ट के साथ मैंने इस प्लेन को सिलेक्ट करा एंड इधर भी मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं प्रेस कर रहा हूँ Alt P और इससे क्या हो रहा है, जो हमने पेरेंटिंग स्टार्टिंग में की थी वो अनपेरेंट हो जाएगा। सो जस्ट यहाँ पे हम करेंगे क्लियर एंड कीप ट्रांसफॉर्मेशन। सो इससे यहाँ पे पेरेंटिंग हट चुकी है। एंड नाउ जब मैं इसे सिलेक्ट करके मूव करता हूँ इन दोनों पार्ट को, सो कैमरा और प्लेन भी इसके साथ मूव नहीं करेगा क्योंकि हमने इसे अनपेरेंट कर दिया है। सो जस्ट हम इसे रीनेम कर देते हैं। सो जो ये हमारा ये वाला पार्ट है जिसको हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, सो हम इसे सिलेक्ट करके रीनेम कर देते हैं। मैं इसे शेडो नाम दे देता हूँ एंड इसको हम नाम देते थे बॉक्स। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक नया कलेक्शन क्रिएट करता हूँ और इस कलेक्शन का नाम रखता हूँ बिल्डिंग। एंड इस कलेक्शन के अंदर मैं शेडो को इम्पोर्ट कर देता हूँ और बॉक्स को इम्पोर्ट कर देता हूँ और जो ये ऊपर का कलेक्शन है इसे मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सो ये जरा क्लियर दिखने लगेगा। सो ये हमारा ट्रैकिंग वाला कलेक्शन है और इसके अंदर हम मॉडलिंग कर रहे हैं जो कि हमारा बिल्डिंग कलेक्शन है। उसके बाद अगेन मैं कैमरा व्यू में चलता हूँ। सो कैमरा व्यू में आने के बाद यहाँ पे हम लाइटिंग और रेंडर को सेटअप कर लेते हैं और लाइटिंग और रेंडर को सेटअप करने के लिए जस्ट यहाँ पे हम क्लिक करते हैं रेंडर पे। यहाँ पे हमें मिलेगा ईवी से हम कर देते हैं साइकिल। सो अगर आपके पास जीपीयू है सो प्लीज जीपीयू का यूज करो, आपकी रेंडरिंग फास्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे जीपीयू कंप्यूटिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें 2 सैंपलिंग मिलेगी। हमें व्यू पोर्ट के अंदर कितना सैंपल रखना है, तो व्यू पोर्ट के अंदर हम कम सैंपल रखते हैं, अराउंड 10। जस्ट प्रीव्यू के लिए यहाँ पे डिनोइज को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर जो मैक्सिमम सैंपल है, जो फाइनल रेंडर है, उसमें कितना सैंपल रखना है, यहाँ पे हम 50 रख लेते हैं। आगे हम इसको बढ़ा लेंगे बट अभी प्रीव्यू के लिए जस्ट यहाँ पर देखने के लिए हमने यहाँ पे 10 रखा है सैंपल, ताकि हमारे सीपीयू पे लोड ना है। हम यहाँ पे चलते हैं वर्ल्ड में, यहाँ पे हम चलते हैं कलर में और आपको मिलेगा स्काई टेक्सचर। जस्ट हम सिंपली स्काई टेक्सचर को अप्लाई करते हैं। अभी आपको यहाँ पे स्काई टेक्सचर नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो व्यू पोर्ट शेडिंग है जो कि रेंडर शेडर है उसे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देन हमारा सीन यहाँ पे रेंडर होने लग गया है। उसके बाद जो आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है। सो हम सिंपली क्या करते हैं, अगेन हम यहाँ पे चलते हैं वर्ल्ड के अंदर और लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो हम इसकी लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा कम करते हैं, इतना। यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को हम थोड़ा कम कर लेते हैं। और हमारा जो ओरिजिनल सीन है, अगर आपको मैं ओरिजिनल सीन दिखाऊं, सो ओरिजिनल सीन में लाइटिंग आपको फ्रंट से आ रही है। सो इसी टाइप की लाइटिंग को हमें मिमिक करना है। सो हम क्या करते हैं, इसका जो सन एवोल्यूशन है उसको हम थोड़ा चेंज करते हैं एंड सन का रोटेशन है उसको भी हम चेंज करते हैं। जस्ट हम कैमरा व्यू से अगर बाहर जाते हैं 0 प्रेस करके, तो आपको यहाँ पे इवोल्यूशन को थोड़ा बढ़ा देते हैं सो दैट हमें सन दिखने लगे। सो इवोल्यूशन को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आपको ये छोटा सा वाइट कलर का डॉट दिख रहा है, ये सन है और इस सन को हमें फ्रंट में लाना है। जस्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, रोटेशन को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। सो ये जस्ट इसके सामने आ जाएगा कुछ इस तरीके से एंड ये देखो हमारा सन का साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं, इतना छोटा सन नहीं होता है, इतना सन हमारा काफ़ी है। उसके बाद हम नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं एंड उसके बाद हम यहाँ पे अगेन कैमरा व्यू में चलते हैं। यहाँ से हम रेंडर बटन पे क्लिक करते हैं एंड इसके बाद हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे स्काई को नहीं देखना है। अब ये देखो हमें पूरा स्काई देख रहा है, हमें ये नहीं दिखाना है पीछे। सो हमें क्या करना है, हम चलेंगे यहाँ पर रेंडर्स के अंदर एंड आपको यहाँ पे मिलेगा फिल्म और फिल्म में आपको मिलेगा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट। हम क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आप यहाँ ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करोगे तो जो आपका इमेज है, जो जिससे हमें लाइटिंग मिल रही है वो हाइड हो जाएगा, बट इसकी लाइटिंग हमारे सीन के अंदर अभी भी मिल रही है। जस्ट उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस शेडो को सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर। फिर उसके बाद आपको मिलेगा विजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी के अंदर आपको मिलेगा शेडो कैचर। सो ये जस्ट एज अ शेडो कैचर काम कर रहा है, मतलब इस प्लेन के आगे कितनी भी चीज़ें आएगी उसके ऊपर शेडो कास्ट होगा। सो हमारे सीपीयू पे ज़्यादा प्रेशर ना आए इसीलिए हम अगेन सॉलिड व्यू मोड पे चलते हैं एंड हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। चलते हैं यहाँ पर एडिट मोड पे, हम यहाँ पे चलते हैं एज मोड पे और इस एज को हम 1 बाय 1 शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे फेस पे और आपको मिलेगा यहाँ पे फिल और इसे हम यहाँ पे F प्रेस करके फिल कर लेते हैं। तो ये ब्लॉक पूरा बन चुका है एंड अब हम चलते हैं फेस मोड पे, इस फेस को सिलेक्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे हम राइट क्लिक
क्लिक करते हैं, चलते हैं सेपरेट पे और यहाँ पे करते हैं सेपरेट बाय सिलेक्शन। सो ये अलग से सेपरेट हो गया है। हम यहाँ पे चलते हैं एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड पे और आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये पार्ट अलग से सेपरेट हो गया है। इसे हमें ना एक ग्लास की तरह यूज करेंगे। मैंने अंडू कर दिया है एंड इसको हम ग्लास नाम दे देते हैं और इसको हम कुछ देर के लिए हाइड करते हैं। इसको भी हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। अब हमारे पास बॉक्स है। इस ग्लास मटेरियल को हम यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। इस पे एक मटेरियल अप्लाई करते हैं। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मटेरियल है। फिर जैसे हम प्लस करते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। हम यहाँ से प्रिंसिपल BSDF की जगह हम यहाँ पे ग्लास को सिलेक्ट कर लेते हैं। बट अगर आपको ग्लास को देखना है तो आपको रेंडर व्यू में ही आना पड़ेगा। जस्ट हम ग्लास का जो भी वॉटेवर कलर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। IR को कितना रखना चाहते हो कितना नहीं रखना चाहते हो आप कर सकते हो। एंड इस तरीके से हम यहाँ पे ये ग्लास बन चुका है और ये ग्लास धीरे से ऊपर होगा। अगेन हम इस ग्लास को हाइड कर देते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं सॉलिड व्यू मोड में। अब यहाँ पे हम कुछ Amazon बॉक्सेस को इंपोर्ट कर लेते हैं और जितने भी CGI बॉक्स में यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फुल प्रोजेक्ट फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे चलता हूँ फाइल import FBX। सो आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा 3D मॉडल। जस्ट मैं इस मॉडल फोल्डर को क्लिक करता हूँ। आपको यहाँ पे बंच ऑफ फोल्डर्स मिलेंगे। हम यहाँ पे चलेंगे Amazon बॉक्सेस पे। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर सोर्स पे। ये Amazon बॉक्स FBX है। इसे हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ये बॉक्स थोड़े छोटे हैं तो जस्ट हम यहाँ पे स्केल प्रेस करके इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। एंड चूंकि अगर हम यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू मोड पे चलेंगे तो इनके ऊपर कोई भी टेक्सचर्स नहीं है, क्योंकि ब्लेंडर में जब भी आपको पिंक कलर दिखेगा ना समझ जाना उसके टेक्सचर मिसिंग है। सो यहाँ पे हमें टेक्सचर्स लगाने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं शेडिंग मोड में। शेडिंग मोड में हम 1 बाय 1 करके इनमें टेक्सचर्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इन बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड राइट क्लिक करके हम यहाँ पे चलते हैं कलेक्शन टू मूव। एक नया कलेक्शन क्रिएट करते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं बॉक्स Amazon। जैसे क्लिक करा ये आपको एक नया कलेक्शन यहाँ पे मिल गया। सो हम इस कलेक्शन और इस कलेक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम देखोगे तो आपको यहाँ पे नंबरिंग मिलेगी 010। तो हम जस्ट इसको सिलेक्ट करते हैं। हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर देते हैं। सो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं Alt Shift एंड लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ एंड माउस बटन से आप इसे यहाँ पर भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टेक्सचर को अप्लाई करते हैं। जो हमारा बेस कलर है सो हमें नंबर याद रखना है 010। तो जस्ट यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। सो मॉडल का जो फोल्डर है उसके नीचे ही जस्ट सोर्स के नीचे ही आपको टेक्सचर फोल्डर मिलेगा। एंड जिस तरीके से यहाँ पर 010 है तो यहाँ पे हमें 010 देखना पड़ेगा। ये मिल रहा है। जस्ट हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको ओपन करते हैं। इसमें हमारा टेक्सचर यहाँ अप्लाई हो चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर जाकर 010 डेफ करके होगा तो हम यहाँ पर 010 इस वाले को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे नॉर्मल मैप है उसी तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पे इंपोर्ट कर लिया है। मैं थोड़ा समय लेकर थोड़ा फास्ट करके वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ अगेन। तो हमने हमारे बॉक्सेस पे अच्छे से टेक्सचर्स को अप्लाई कर लिया है। यू कैन सी। हम लेआउट पैनल में चलते हैं एंड लेआउट में हम चलते हैं सॉलिड व्यू मोड में। अब उसके बाद हम 1 बाय 1 इसे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं सो दैट लगे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बॉक्स है। फ्रंट में चलता हूँ। जस्ट इसे क्लिक करके मैं नीचे डाउन कर देता हूँ। जस्ट इसे प्लेस कर देता हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ पे इसे रोटेट कर देते हैं एंड इन्हें को भी हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं प्रेस करके। एंड यहाँ पे हम बॉक्स के ऊपर बॉक्स जमाते हैं। यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक करके हम करेंगे लिंक डुप्लीकेट एंड जस्ट हम इसको इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। फ्रंट व्यू में चलते हैं, अंदर की तरफ शिफ्ट करते हैं, एक्स-रे व्यू मोड में चलते हैं। सो हमें चीज़ें थोड़ी ठीक दिखने लगेगी। इसी तरीके से इसको भी राइट क्लिक करके हम यहाँ पर 1 बाय 1 हम इसे ऊपर की तरफ प्लेस कर देते हैं। सो फ्रंट व्यू से कैसा दिख रहा है। कुछ छोटे बॉक्स को भी हम यहाँ पर शिफ्ट से डुप्लीकेट कर देते हैं एंड ये जो लंबा बॉक्स है इसे भी हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। एंड इसी तरीके से मैं बहुत सारे बॉक्सेस को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इस सेक्शन को मैं फास्ट कर देता हूँ सो वीडियो में आपका टाइम बचे। सो नाउ मैंने मोस्ट ऑफ द बॉक्स को स्कैटर कर लिया है। एक बार हम चेक करके देखते हैं रेंडर में हमारा कैसा दिख रहा है।
अगर लाइट थोड़ा सा ज़्यादा डिम हो रहा है तो हम इसके एवलेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर लाइट आएगा। यहाँ पे हम ग्लास और शेडो को जैसे ही हम ऐड करते हैं, देखो कुछ बॉक्स हमारे थोड़े से बाहर आ चुके हैं, उनको थोड़ा पीछे कर देते हैं। तो जो हमारा ग्लास मटेरियल है उसमें हम इसकी रफनेस को थोड़ा कम कर देते हैं एंड आईआर को थोड़ा सा हम, इतना काफ़ी है। अभी हमारे ग्लास को हम यहाँ पे ऑफ कर देते हैं और हम चलते हैं व्यू पोर्ट मोड में। इसके बाद हमारे ड्रोन मॉडल्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सो हम यहाँ पर हमारे बिल्डिंग को थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं, यहाँ पे अमेजोन बॉक्सेस को भी ऑफ करते हैं, कैमरा व्यू से बाहर चलते हैं। तो ड्रोन को इंपोर्ट करने से पहले यहाँ पर हम एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं ड्रोन, और इसका नाम दे देते हैं हम ड्रोन। हमने इस कलेक्शन को सिलेक्ट करा, हम गए फाइल्स में, इंपोर्ट, यहाँ पे हम करेंगे GLB 3D मॉडल्स एनिमेटेड ड्रोन सोर्स, जस्ट क्लिक करो एंड इंपोर्ट करो एंड जस्ट हम यहाँ पे देखते हैं हमारा ड्रोन कितना बड़ा है, इतना काफी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट प्रेस करेंगे और इसको सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे। ये कुछ इस तरीके से हो गया है और ये एनिमेटेड ड्रोन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल क्रेडिट गोज टू द क्रिएटर हु एनिमेट दिस ब्यूटीफुल ड्रोन। हमें एक अमेजोन बॉक्स चाहिए होगा, सो हम क्या करते हैं, हमारे जो बॉक्स वाला जो सिलेक्शन है वहां से ऑन कर लेते हैं और इसमें से ही एक बॉक्स को हम सिंपली शिफ्ट डी, इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाले को, जस्ट ये वाला है ना, इसी को हम यहाँ पर, ये वाला, इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और जस्ट पूरे कलेक्शन से मैंने बाहर निकाल लिया और बाकी सबको यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें सिंपली इसके नीचे लाना है। हम टॉप पे चलते हैं और जस्ट इसके नीचे हम इसे अटैच कर देंगे, साइड से हम चलते हैं। अब जैसे हमारा ड्रोन एनिमेटेड है तो हम चाह रहे हैं कि जो ड्रोन का एनिमेशन है वो यहाँ पर आ जाए इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेन और कंस्ट्रेन में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं चाइल्ड ऑफ, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं स्केलेटन 1। उसके बाद हम किसी भी पर्टिकुलर बोन्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट मैं ये मिडिल वाली बोन्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेंट्रल बोन। जैसे मैंने सेंट्रल बोन को सिलेक्ट करा, ये नीचे आ चुका है। इस तरीके से ये मैप हो गया है। अब जस्ट हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। अब नाउ आप अगर देखोगे तो ये हमारे जो ड्रोन का मोमेंट है उसी तरीके से ये बॉक्स भी उसी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये एक समय के बाद जाके रुक जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारी टाइमलाइन थोड़ी सी बड़ी है सो ये यहाँ पर जाकर एनिमेशन इसका रुक जाता है। इस एनिमेशन को हमें थोड़ा सा और खींचना है बट मैं चाह रहा हूँ ये 500 फ्रेम तक जाए। तो जस्ट हम इसको सिंपली क्या करते हैं, हम चलते हैं नॉन लीनियर एनिमेशन पे। उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशन मिलेंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट ये जो हवर वाला एनिमेशन है इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अगर ये पैनल नहीं है तो आप एन प्रेस करके वापस ला सकते हैं। हम चलते हैं सेकंड पे, एक्शन क्लिप पे। उसके बाद हमें इसे 2 से 3 बार रिपीट करना होगा तो हम इसे 3 बार कर देते हैं। अगेन हम यहाँ से टाइमलाइन को ले लेते हैं, टाइमलाइन को नीचे करते हैं एंड अब अगर देखोगे तो ये लास्ट तक एनिमेट होगा। एंड जस्ट एक बार रेंडर हिट करके देखो किस तरीके से लग रहा है। हमें बॉन्स नहीं चाहिए, हम बॉन्स को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। जो हमारे अदर पार्ट थे उन्हें भी हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। सो देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हम यहाँ पर इसे नॉर्मल व्यू में ले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बॉक्स को यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ एंड हमारी बॉन्स को हम अगेन यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। आप देखोगे अगर मैं इसको यहाँ से मूव करूँ तो ये पूरा का पूरा मूव हो रहा है। सो हम क्या करते हैं, जस्ट एक एम्प्टी इसके बीच में क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो 3D कर्सर है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सो इससे क्या होगा, अभी जो मैं यहाँ पे एक एम्प्टी क्रिएट करूँगा वो यहाँ पर आ जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एम्प्टी। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये एम्प्टी का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जो ये बॉन है यहाँ पे बॉन को सिलेक्ट करता हूँ, एम्प्टी को सिलेक्ट करो, कंट्रोल P, कीप ट्रांसफॉर्मेशन। सो एम्प्टी को पेरेंट करने के बाद अगर हम इसे मूव करेंगे तो पूरा ड्रोन मूव होगा। उसके बाद जब हम बॉक्स को इनेबल करेंगे तो बॉक्स भी मूव होगा। हम रेंडर व्यू में चलते हैं और जैसे हम रेंडर व्यू में चलते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि बॉक्स अभी हवा में है। इन जनरल इसको हमें हैंडल बनाना पड़ेगा कि ये ड्रोन का हैंडल बॉक्स को पकड़ रहा है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं। ड्रोन का हैंडल बनाने के लिए हम काम करते हैं, इस
इसी को कॉपी कर लेते हैं। सो कैसे करना है कॉपी, हम यहाँ पे शिफ्ट डी करते हैं, ये कॉपी हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर तरीके से दूर ले आते हैं। सबसे पहले मैं इसको अल्ट पी करके इसको मैं पेरेंट क्लियर कर देता हूँ। ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ से इसे मूव करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से मूव होगा। फिर हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे ओरिजिन को सिलेक्ट करते हैं, हम फ्रंट व्यू में जाते हैं। मैंने यहाँ से इसको इनेबल कर दिया है एंड जस्ट हम इसके ओरिजिन को अब यहाँ से इसे मूव कर सकते हैं। टॉप से भी चल के देख लेते हैं, यहाँ से अगेन इसको हटा देते हैं एंड इसको रोटेट करके हम यहाँ पर जी से इधर लगा देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से। इसी हैंडल को हम यहाँ पे लगा देते हैं, मूव टूल लेके इसको। सो इस तरीके से एक हैंडल बन चुका है। सो हम दूसरा हैंडल भी इसी तरीके से बना लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ से हमने हैंडल क्रिएट कर लिया है। सो अब अगर हम इसे देखेंगे रेंडर व्यू में, सो सिंपली यहाँ पर आपको एक हैंडल मिलेगा जो इस ड्रोन को लेके जा रहा है। अब इसे हम एनिमेट करते हैं। हम जितने भी पार्ट्स हैं मैंने ऑन कर लेते हैं। जो हमारा एम्प्टी है ना, हम इसी से एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लास है हम उसे एनिमेट करते हैं, ग्लास को इनेबल करते हैं और जो ग्लास है उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे की प्रेस करेंगे, यहाँ पे लोकेशन पे की फ्रेम लगाएंगे। 20 सेकेंड बाद उसको पूरा ऊपर कर देंगे और यहाँ पर अगेन एक की प्रेस करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये ग्लास ओपन हो रहा है। उसके बाद हम कुछ देर के लिए इस ग्लास को हम ऑफ कर देते हैं। ये जैसे ही होता है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टॉप व्यू लगा देता हूँ एंड यहाँ से हम कैमरा व्यू में चलते हैं। अब अगर इसमें ड्रोन को मूव कर रहा हूँ ना, तो ये जो हैंडल है देख सकते हो आप, थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। सो ये हैंडल है, ये इसके साथ मूव नहीं कर रहे हैं, ये एम्प्टी के साथ अलग है। सो हम क्या करेंगे, अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों हैंडल को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड फाइनल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद कंट्रोल पी पेरेंट और उसके बाद यहाँ पे करते हैं ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन। उससे क्या होगा, जब भी हम इसे मूव करेंगे कुछ इस तरीके से, तो इसके हैंडल भी इसके साथ मूव होंगे। हम इसे थोड़ा सा बराबर कर देते हैं, इसको हम यहाँ पर रोटेट करते हैं, तो हम यहाँ पे रोटेट। उसके बाद हम इसको थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे लोकल एक्सेस बेटर काम करेगा और हम चाहे तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं ई, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। सो एक्सट्रूड कर देते हैं एंड जस्ट ई एंड ड्रैग। हम ऑब्जेक्ट मोड में अगेन चलते हैं। जब हमारा गेट यहाँ पर ओपन होगा एंड उसके बाद हमारे ड्रोन के एम्प्टी पे हम यहाँ पर एक की फ्रेम लगाते हैं, के एंड लोकेशन। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारा ड्रोन थोड़ा आगे आएगा, अगेन के प्रेस करके एक की फ्रेम, इतना आया एंड इसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट होगा। अगर रोटेट फास्ट हो रहा है तो हम जस्ट शिफ्ट प्रेस करना, तो रोटेट थोड़ा स्लो हो जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पे हम एक की फ्रेम लगाते हैं, के कैलन रोटेशन। इस की फ्रेम को हम थोड़ा दूर रखते हैं एंड इसी की फ्रेम पे हम इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं के एंड उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसको हमारी स्क्रीन से बाहर निकाल देते हैं और अगेन एक लगा देते हैं लोकेशन। सो हमारा पहला ड्रोन एनिमेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपकी क्रिएटिविटी है। जब आप अपना पहला ड्रोन एनिमेशन को कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस कलेक्शन में क्या है। अमेजोन बॉक्स है, एक एम्प्टी है, एम्प्टी हमारा पेरेंट है और उसके अंदर पूरा का पूरा ड्रोन है, देन एक अमेजोन बॉक्स है। इसको जस्ट हमें करना है राइट क्लिक और यहाँ से करना है डुप्लीकेट कलेक्शन। सो हमारे पास 2 कलेक्शन हो जाएंगे। कॉपी करने के बाद जस्ट डबल क्लिक करके इसका हम रीनेम कर देंगे कि ड्रोन 2 है। इसको ओपन करो, यहाँ पर आपको सब कुछ सेम ही मिलेगा, जो ड्रोन 1 में और ड्रोन 2 सेम ही रहेगा। जस्ट हमें क्या करना है, ये एम्प्टी है जिससे हम इसे कंट्रोल कर रहे हैं और इसके अंदर सारा ड्रोन है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस एम्प्टी को सिलेक्ट करना है, नॉट अ बॉक्स। जैसे आपने एम्प्टी को सिलेक्ट करा था आपको प्रीवियस की फ्रेम मिल जाएंगे। जस्ट इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर लो तो आपको यहाँ पे 2 ड्रोन दिखेंगे कुछ इस तरीके से एंड दोनों ड्रोन सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जस्ट हम थोड़ा सा बैकवर्ड चलते हैं, फर्स्ट की यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा आगे आते हैं और रोटेट टूल लेते हैं, थोड़ा सा इसे रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड मूव टूल लेके इसको हम इस डायरेक्शन में मूव कर देते हैं एंड यहाँ पे की फ्रेम लगा देते हैं। इसी तरीके से ये सेम वे आप करके मल्टीपल ड्रोन्स को क्रिएट कर सकते हो। और देखो एक ड्रोन उधर गया तो एक इधर गया। जस्ट मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसका रोटेशन थोड़ा चेंज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं के एंड रोटेशन लोकेशन।
You can see now we have a 2 drone with little bit changes एंड इसी तरीके से आप मल्टीपल ड्रोन एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेंडर करके देखते हैं। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं इमेज रेंडर। ये हमारा रेंडर यहाँ पे हो गया है बट ये यहाँ से दिख रहा है। जस्ट हमें इसे क्या करते हैं, सो इसे जस्ट क्लिक करना है। हम चलते हैं इसकी फर्स्ट की फ्रेम पे। इसे मैं लिटिल बिट पीछे कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट हल्का सा, क्योंकि 2 फेस बहुत पास में होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट हम हल्का सा इसे पीछे करते हैं एंड अगेन यहाँ पे हम के लगाते हैं एंड लोकेशन रोटेशन एंड इसके बाद जस्ट हम अगेन यहाँ पर भी थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट लोकेशन रोटेशन एंड जस्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा शेडो है उस शेडो से ऊपर जा रहा है तो इसको हम छुपाने के लिए जस्ट क्लिक करके एज को सिलेक्ट करते हैं एंड जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसको ले चलते हैं एंड इसको हम यहाँ पे इसको हम रेंडर की तरफ लेके चलते हैं। क्योंकि हमारे रेंडर में ये हमें दिख रहा है तो इसको हमें ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा प्लेन था जो हमें एरर दे रहा था वहाँ पर, सो इस प्लेन को हम यहाँ से बंद करते हैं और साथ ही साथ इसका कैमरा ऑलरेडी बंद कर देंगे सो दैट हमारे रेंडर में ना दिखे एंड जस्ट रेंडर हिट करते हैं। बट यहाँ पर अभी भी रेंडर में कुछ इस तरीके का इशू आ रहा है, इसे हम रिजॉल्व करते हैं। सो ये जस्ट सिंपली आपका जो शेडो प्लेन है उसे तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा ये है ये यहाँ से दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए। हमारे शेडो प्लेन को सिलेक्ट करके एडिट मोड पे चलते हैं, यहाँ से हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और यहाँ से इसको हम बढ़ा देते हैं। एडिट से ऑब्जेक्ट मोड में चलते हैं, F12 दबा के रेंडर करते हैं। नाउ यू कैन सी इट्स वेरी परफेक्ट एंड इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। सो हम सीखते हैं कि फाइनल कंपोजिटिंग और रेंडरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे रेंडर पे। अगर आपकी साइकिल नहीं है तो आपको यहाँ पे साइकिल करना है, सपोर्ट नहीं। आपको अगर GPU आपके पास है तो प्लीज़ आप GPU जरूर यूज़ करना। GPU इनेबल आप कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर है, आप जाना यहाँ पर, सो आप यहाँ पर आओगे ना, आपको सिस्टम के अंदर GPU मिलेगा। कोडा में जाना, या तो आपके प्रोसेसर के अंदर ही GPU होगा या फिर आप अलग से आपके पास एक GPU होगा। मेरे पास GPU है NVIDIA GeForce RTX 3050, मैं उसे इनेबल करता हूँ, इससे रेंडरिंग फास्ट होती है। व्यू पोर्ट में हमने सैंपल रखे 10, आप यहाँ से सैंपल को बढ़ा सकते हो एंड उसके बाद हम चलते आउटपुट में। आपको जो भी रेजोल्यूशन रखना है वो रख लेना। फ्रेम रेट हमने रख लिया है और हमारा फाइनल 1 फ्रेम से लेके 483 फ्रेम तक रेंडर होगा एंड उसके बाद जस्ट हम यहाँ पर ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद जहाँ पे भी आपको रेंडर करना है सिंपली आप वहाँ पर एक फोल्डर बनाना एंड इसको सिलेक्ट कर लेना, एक्सेप्ट करना एंड उसके बाद यू मस्ट सिलेक्ट PNG एंड उसके बाद मस्ट सिलेक्ट RGB है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे व्यू लेयर पे। व्यू लेयर पे आपको क्या चीज़ को सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पे डी नॉइस डेटा सिलेक्ट करना है। सो हम थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद हम कंपोजिटिंग पे चलेंगे। कंपोजिटिंग पे हम यहाँ पे यूज नोड करेंगे। सो आपको यहाँ पे 2 नोड मिलेंगे। अगर ये 2 नोड नहीं है तो जस्ट दोनों को डिलीट कर दो। यहाँ से हम करेंगे Shift A, यहाँ पे हम करेंगे व्यू लेयर, व्यूअर आ गया है, आउटपुट एंड उसके बाद Shift A और रेंडर लेयर एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक और लेयर लेंगे कंपोजिट। सो जो ये वाला नोड है ये हमें व्यू पोर्ट के अंदर दिखाएगा और ये हमारा फाइनल रेंडर होगा। जस्ट हम इमेज को लेते हैं, हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और जस्ट इसको लेते हैं, हम यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके बाद आपको हमारा आउटपुट दिखने लगेगा। ये जो व्यूअर लेयर है ना, इससे आपको पीछे आउटपुट दिख रहा है, जस्ट मैं इसको हटा दूँ तो ये आउटपुट हट जाएगा। सो ये यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ये वाला फाइनल रेंडर के ऊपर आउटपुट है जो हमें मिलेगा हमारी फाइल के अंदर। अब यहाँ पर हम यहाँ पे एक नोड अप्लाई करते हैं डी नॉइज। जस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे पास है डी नॉइज एल्बिडो। एल्बिडो को एल्बिडो से मिला दो, डी नॉइजिंग नॉर्मल को नॉर्मल से मिला दो एंड इस वाले का यहाँ पे फाइनल कर दो। अब ये डी नॉइज करना क्यों जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 50 सैंपल्स लिए और जब हम 50 सैंपल्स लेते हैं सो हमारे रेंडर्स के अंदर नॉइज आता है और उस नॉइज को कम करने के लिए हम यहाँ पर डी नॉइज नोड का यूज करते हैं। जस्ट इसके बाद आपको
कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे रेंडर मिलेगा और यहाँ पे रेंडर एनिमेशन होगा। जैसे ही आप रेंडर एनिमेशन करेंगे आपको धीरे धीरे करके आपके सारे फ्रेम्स रेंडर हो जाएंगे। बस आपके सारे फ्रेम रेंडर हो जाएंगे उसके बाद आपको आफ्टर इफेक्ट को ओपन करना है। आफ्टर इफेक्ट में इस एरिया में डबल क्लिक करके आपकी फुटेज को इंपोर्ट करना है। इस फुटेज को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस आइकॉन पे सो दैट एक कंपोजिशन क्रिएट हो जाए। एंड उसके बाद आपको इसी एरिया में डबल क्लिक करके आपको आपके उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे आपने रेंडर फ्रेम्स रखी है। फर्स्ट फ्रेम को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे इमेज सीक्वेंस, इसको क्लिक करना है एंड यहाँ पे करना है आपको इंपोर्ट। जैसे आप इंपोर्ट करोगे आपको यहाँ पे आपका इमेज सीक्वेंस इंपोर्ट हो जाएगा। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको इंटरप्रेट फुटेज में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो फ्रेम रेट सिलेक्ट करना है जो आपका फुटेज का फ्रेम रेट है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा फुटेज है उसका फ्रेम रेट अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर है 23976 और यही फ्रेम रेट हमें हमारे रेंडर में भी रखना है। तो जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, आपको जाना है इंटरप्रेट फुटेज मेन। उसके बाद आपको यहाँ पर वो सेम वैल्यू रखना है जो कि आपकी ओरिजिनल फुटेज में थी एंड जस्ट उसको हिट ओके कर देना है। एंड देन उसके बाद आपको इस जो रेंडर है हमारा उसे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना एंड उसके बाद आपका यहाँ पे कंपोजिटिंग तैयार हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो और आपका फाइनल रेंडर तैयार हो जाएगा। सो आज के वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।